इस एपिसोड को देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग इसके पिछले एपिसोड को एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि मैंने जहां तक नोवेल को एक्सप्लेन किया है वहां तक स्टूडियो वालों ने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर नोवेल के पार्ट को कवर ही नहीं किया है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ के हाथ एक क्लास 9 का सोल टूल लग चुका था, जिसके बाद हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो बताता है कि उसकी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से क्लास 9 के सोल टूल को यूज करना बहुत रिस्की है। लेकिन यहाँ स्टेशनरी सोल कैनन शेल का अलग मामला है, क्योंकि इसे चलाने के लिए सोल पावर डालने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ब्लास्ट करना होता है। बेसिकली ये एक बहुत ही टेरिफाइंग बम है जिसकी सारी एनर्जी इसके अंदर ही सील्ड होती है, और अगर इसे स्पेशल सोल कैनन से फायर किया जाए तो ये 15 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है। लेकिन अभी उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, और इसी के साथ युहाओ का स्पिरिचुअल अवतार अपने दोनों हाथों से उस क्लास 9 के सोल टूल को उठा लेता है और पीछे मुड़कर चेक करता है और टेंट के मेन सीट के पीछे इसे माउंट कर देता है, क्योंकि एक क्लास 7 के सोल इंजीनियर होने के नाते जिसने भी क्लास 8 का सोल टूल बनाया हो, कोर फॉर्मेशन ट्रिगर करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। शेल सेट करने के बाद वो बॉक्स को वापस रख देता है ताकि ऑरा आइसोलेट होता रहे, और उसी के साथ युहाओ का स्पिरिचुअल अवतार वहीं रुका रहता है, क्योंकि बेस्ट टाइमिंग पर खुद ट्रिगर करना जरूरी था, चाहे इसमें उसकी स्पिरिचुअल पावर ही क्यों न चली जाए। और इसी दौरान रियल युहाओ अपने टेंट में आंखें खोलकर स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन के गेट को ओपन करता है और सभी को स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन से बाहर निकाल लेता है। और सबसे आखिर में आइस बेयर किंग आता है, जिसे देखकर एल्डर सॉन्ग पूछती है कि क्या सब रेडी है, जिस पर युहाओ बताता है कि उसने एनाइलेशन स्टॉर्म नाम का क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल इंस्टॉल कर दिया है, जो मेटल डिस्ट्रक्शन के लिए बना है और अंदर से तबाही मचाता है। ये सुनकर यान शाओजे उसे वॉर की रियलिटी समझाता है कि स्ट्रेटेजिक मशीन्स डिस्ट्रॉय करना ज्यादा लोगों की जान बचाता है, जो सुनकर युहाओ चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है और फिर एल्डर सॉन्ग एक्शन का सिग्नल देती है, जिसके साथ ही युहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैलाकर टीममेट्स को एरिया का पूरा लेआउट देता है, खासकर तांग या के टेंट का, और सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में लौटना ही सबसे सेफ रहेगा। जो सुनकर एल्डर सॉन्ग कहती है कि अब से वही कमांड देगा, जो देखकर युहाओ डीप ब्रेथ लेकर फोकस करता है और अपने स्पिरिचुअल अवतार से कनेक्ट करता है, और बेस के एज पर मौजूद सेकंड सोल इंजीनियर ग्रुप के सोल फॉर्मेशन को देखते हुए उसकी आंखों में मिस्टीरियस चमक आ जाती है। और जैसे ही वो एनाइलेशन स्टॉर्म के कोर फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है तो एक टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज होता है और मेटालिक ग्लो चारों तरफ फैल जाता है और उसका स्पिरिचुअल अवतार ऑलमोस्ट टीयर होने लगता है, और मजबूरी में वो एक्सप्लोजन की फोर्स से अपनी स्पिरिचुअल पावर का एक स्ट्रीक बाहर निकालकर आसमान की तरफ भागता है। और उसी वक्त गुओनु रूटीन चेक के दौरान अपने सोल फॉर्मेशन पर गर्व महसूस कर रहा होता है। उसे लगता है कि ये स्टील फॉरेस्ट इनविक्टेबल है, लेकिन तभी अचानक एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है, और ये महसूस करते ही वो कमांडर टेंट की तरफ देखता है, जहां से स्ट्रेंज लाइट और किलिंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जो देखकर वो घबराकर लिंक्ड डिफेंस एक्टिवेट करने का आदेश देता है और खुद क्लास 8 के बैरियर के साथ टेंट की तरफ दौड़ता है। और वहीं अलार्म्स पूरे बेस में गूंज उठते हैं और वेटरन सोल इंजीनियर्स डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन तभी कमांडर टेंट से एक लाइट अनलीश होती है, जो जैसे ही इनविंसिबल बैरियर से टकराती है वैसे ही उस पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, और अगले ही पल वो शार्प किलिंग ऑरा टेंट समेत अंदर मौजूद हर चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए एक ब्लास्ट के साथ उड़ा देता है, जो देखकर गुओनु की फटकर 4 हो जाती है और वो फाइनली समझ जाता है कि जो अभी लाइट रिलीज हुई थी वो किस चीज की लाइट थी, क्योंकि एक स्टेशनरी शेल और एक क्लास 8 का सोल इंजीनियर होने के नाते वो तुरंत पहचान लेता है, और उसी के साथ उसका गला कांप जाता है और वो डर के मारे चिल्लाता है कि ये तो क्लास 9 का स्टेशनरी शेल है। और ये कहते ही वो पलटकर पतली गली देखकर भागने लगता है, और उस पल उसे लगता है कि काश उसके पास भागने के लिए और पैर होते। लेकिन अगले ही इंस्टेंट उसे महसूस होता है कि उसके चारों तरफ की दुनिया इल्यूजरी हो गई है, जैसे स्पेस फट चुका है, और उसका क्लास 8 का प्रोटेक्टिव बैरियर और इनविंसिबल बैरियर दोनों एक साथ टूट जाते हैं, जो देखकर गुओनु को बस इतना एहसास होता है कि उसकी बॉडी और स्पिरिट हवा में फंस चुके हैं, और नीचे एक अनप्रेसिडेंटेड ब्राइट लाइट उसकी रियलिटी को पूरी तरह तोड़ देती है। और फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्लास 9 के स्टेशनरी शेल को सबसे डिस्ट्रक्टिव क्लास 9 का सोल टूल माना जाता था, और उसकी पावर अल्टीमेट डुओलुओ के फुल फोर्स अटैक के बराबर होती थी और एरिया भी ज्यादा कवर करता था। और अभी के लिए गुओनु वीक नहीं था, लेकिन इतनी क्लोज रेंज से उसे बचने का कोई चांस नहीं मिलता है। तो वही क्लास 9 के सोल टूल की असली स्ट्रेंथ खुद युहाओ को भी नहीं पता थी, और अब होली गोस्ट चर्च की ये टेरिफाइंग क्रिएशन अपनी पूरी स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पहले तो एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं, और उसी एक्सप्लोजन के साथ नेल साइज मेटल बॉम्ब्स हर तरफ फैल जाते हैं, जो मेटल को छूते ही चिपक जाते हैं और अंदर से एक्सप्लोड करके सोल टूल्स को चूर चूर कर देते हैं। और यही सेकेंडरी एक्सप्लोजंस इस शेल को एनाइलेशन स्टॉर्म बनाते हैं, क्योंकि सोल फॉर्मेशन के अंदर चारों तरफ मेटल ही मेटल था। तो वही एक्सप्लोजन मल्टीपल लेयर्स में बढ़ता चला जाता है, और पूरा सेकंड सोल इंजीनियर ग्रुप एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का ओशन बन जाता है। और तभी लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट तो होती है, लेकिन अटैक बाहर जाने की जगह अंदर ही बंद हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि ऑलमोस्ट सारे सोल इंजीनियर्स
इंस्टेंटली मारे जाते हैं और मेटल बॉम्ब सोल टूल से टकराकर दूसरी बार एक्सप्लोड करते हैं, जिसकी वजह से लिंक्ड डिफेंस भी टूटकर चूर चूर हो जाता है और वहां मौजूद सारे टेंट्स भी उड़ जाते हैं और 1000 मीटर तक मेटल शार्ड्स फैल जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सन मून एम्पायर के बेस में एक मैसिव गैप बन जाता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि पूरा बेस अलर्ट हो जाता है और सारे इविल सोल मास्टर्स अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और दूर उठती लाइट्स को देखने लगते हैं, जिसके बाद झोंगली वू भी बाहर आकर शॉक्ड होकर पूछता है क्या हुआ, जो सुनकर तांग या भी बाहर आती है और बिल्कुल इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ, और उसके पास स्कॉर्पियन टाइगर डुओलुओ जांग पेंग खड़ा होता है जो ग्रिम दिख रहा होता है और झोंगली वो काम रहते हुए सबको ग्रुप में रहने और डिफेंड करने का ऑर्डर देता है। तो वही दूर स्क्रीम्स गूंज रही होती है और हेवनली स्पिरिट सिटी की स्काई ब्राइट हो जाती है और अनकाउंटलेस सोल मास्टर्स होराइजन पर चमक उठते हैं और इसी केओस के साथ एनाइलेशन स्टॉर्म पूरे बैटलफील्ड की डेस्टिनी बदल देता है, जो देखकर झोंगली वो हैरान सा रह जाता है क्योंकि उसकी नजर में आसमान में उड़ते हुए 3000 से ज्यादा सोल मास्टर्स दिखाई देते हैं। यानी हेवनली सोल एम्पायर की मेन फोर्स लगभग पूरी तरह मूव कर चुकी थी और उसके मन में सवाल आता है कि क्या ये उनका लास्ट डिश ऑल आउट अटैक है। और तभी थर्ड एल्डर तेजी से आगे आकर धीरे से बताता है कि एक्सप्लोजन सेकंड सोल इंजीनियर ग्रुप की तरफ से आया हुआ लगता है और उसकी इंटेंसिटी देखकर साफ है कि ये स्टेशनरी सोल कैनन शेल का ब्लास्ट है। ये सुनकर झोंगली वो गुस्से और शॉक में चिल्लाता है कि ऐसा वेपन तो सिर्फ सन मून एम्पायर के पास होना चाहिए, तो फिर ये हेवनली सोल एम्पायर के पास कैसे आया और हमारे सर्विलांस सोल टूल्स क्या कर रहे थे। लेकिन आसपास खड़े कोई भी इविल सोल मास्टर के पास इसका जवाब नहीं होता है और इसी बीच युहाओ बाकी इविल सोल मास्टर्स के बीच खड़ा तांग या पर पूरा फोकस रखता है क्योंकि वो जानता है कि इस मैसिव एक्सप्लोजन और हेवनली सोल एम्पायर की मूवमेंट के साथ उसकी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बन रही है। तो वही सन मून एम्पायर का रिएक्शन तेज होता जाता है और मार्शल लिन हाई कमांड टेंट में जाकर ऑर्डर्स देने लगता है कि बाकी सोल टूल फ्रंट्स लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशंस एक्टिवेट करके बैटल की तैयारी करते हैं क्योंकि बेस पहले से लॉन्ग वॉर के लिए तैयार किया गया था और डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि एनिमी को रेंज में आने का इंतजार करना ही पड़ता है। और तभी मैसेंजर आकर झोंगली वो को कमांड टेंट में बुलाता है। वो स्कॉर्पियन टाइगर डुओलुओ समेत 6 कॉन्सिक्रेट्स को साथ ले जाता है और बाकी इविल सोल मास्टर्स को यहीं रुकने का आदेश देता है। ये देखकर युहाओ मन ही मन राहत की सांस लेता है कि तांग या को साथ नहीं ले जाया गया है और अब यहाँ लगभग 30 इविल सोल मास्टर्स बचे थे, जिनमें असली थ्रेट सिर्फ थर्ड और फोर्थ एल्डर था और ऊपर आसमान में वॉर क्राइज गूंज रहे होते हैं और ग्राउंड आर्मी भी आगे बढ़ रही होती है। तो वही सन मून एम्पायर को समझ नहीं आ रहा था कि एनिमी ने रात में हमला क्यों किया है, लेकिन फिर भी सेकंड सोल इंजीनियर ग्रुप के ब्लास्ट ने सबको डरा दिया था। और इसी बीच युहाओ अपनी नजरों से नानगोंग वान को इशारा करता है और एक थ्रेड ऑफ स्पिरिचुअल पावर वापस अपने अंदर खींचकर फील करता है कि उसकी स्पिरिट रिकवर हो रही है। और फिर युहाओ नानगोंग वान से कहता है कि वो अपना कुछ सामान लेने जा रहा है और जल्दी लौट आएगा, जो सुनकर एल्डर होने की वजह से कोई उसे रोकता नहीं है और युहाओ पल भर में जाकर वापस आ जाता है। और इसी दौरान पूरा सन मून एम्पायर कैंप केओस में डूबा रहता है, जो देखकर थर्ड एल्डर सोच में पड़कर कहता है कि स्टेशनरी सोल कैनन शेल अपने ही कैंप में कैसे ब्लास्ट हो सकता है। और वो फोर्थ एल्डर के एक्सीडेंट की बात करता है, लेकिन थर्ड एल्डर उसे डांटते हुए बताता है कि सेकंड ग्रुप के पास ऐसा वेपन हो ही नहीं सकता है। लेकिन तभी नानगोंग वान श्रेक एकेडमी का शक जताता है कि थर्ड एल्डर मानता है और कहता है कि सुप्रीम लीडर का सबको बाहर न जाने देना सही फैसला है। और इसी बीच युहाओ कहता है कि वो कमांड टेंट जाकर सिचुएशन देखना चाहता है, जो सुनकर नानगोंग वान उसे सावधान रहने को कहता है और वो बेधड़क वहां से चला जाता है। और पीछे थर्ड एल्डर मुस्कुराकर कहता है कि मास्करेड डुओलुओ पिछले कुछ दिनों से काफी नॉर्मल हो गया है और लड़कियों को परेशान भी नहीं कर रहा है, जो सुनकर नानगोंग वान हंसते हुए कहता है कि शायद वो सुप्रीम लीडर से डर गया है। जो सुनकर फोर्थ एल्डर भी मजाक करता है कि भाई लोग यूनाइटेड रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तभी थर्ड एल्डर अचानक ठिठक जाता है और कहता है कि उसे अजीब सी ठंड महसूस हो रही है, जैसे मौसम ही बदल रहा हो। जिस पर नानगोंग वान उसे शक भरी नजरों से देखता है और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम बूढ़े हो गए हो जो तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे तो बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही है। लेकिन तभी अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आती है और बिना किसी वार्निंग के नानगोंग वान की बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो जाती है और अगले ही पल वो कैनन बॉल की तरह उड़ता हुआ जाकर गिरता है और रास्ते में वो 4-5 कमजोर इविल सोल मास्टर्स से टकराता है, जिसकी वजह से वे सभी भी इंजर्ड हो जाते हैं। और तो वही नानगोंग वान की हालत ऐसी हो जाती है कि वो शायद जिंदा भी न बचे, लेकिन नानगोंग वान अभी के लिए मरने की सस्ती एक्टिंग कर रहा होता है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसलिए ये देखकर थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर घबराकर चिल्लाते हैं कि सेकंड ब्रदर। लेकिन तभी सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि एक ब्लरी ग्रीन शैडो पल भर में थर्ड एल्डर के पास प्रकट होती है और उस पर एक बहुत शार्प ऑरा से अटैक करती है। ये देखकर थर्ड एल्डर पूरी तरह चौंक जाता है। वो खुद को स्ट्रॉन्ग मानता था, लेकिन सामने वाले की सोल पावर
पावर उसे इतना सप्रेस कर देती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और इसी रिएक्शन में वो तुरंत क्लास 9 का प्रोटेक्टिव सोल बैरियर और इनविंसिबल बैरियर एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और उसका क्लास 9 का बैरियर टूट जाता है, यहाँ तक कि वो इनविंसिबल बैरियर भी एक्टिवेट करता है। लेकिन उसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं, क्योंकि इनविंसिबल बैरियर असल में टाइटल्ड डुओलुओ लेवल की फाइट के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जिसके बाद हमें इस विमेन को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि एल्डर सॉन्ग होती है, जो एक ही स्ट्राइक में थर्ड एल्डर की एक्सटर्नल डिफेंस को तोड़ देती है और उसके चारों तरफ अनगिनत ग्रीन शैडोज से अटैक करना शुरू कर देती है। और उसी समय दूसरी तरफ आसमान गोल्डन फ्लेम्स से भरा हुआ होता है और फीनिक्स क्राइज गूंजने लगती है, और वहीं फोर्थ एल्डर रेडिएंट फ्लेम्स के स्फीयर में फंसा हुआ होता है और वो नेटर वर्ल्ड स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन उससे घंटा ही कुछ नहीं होता है और उल्टा वो लगातार पीछे धकेला जा रहा होता है और मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। और इसी बीच चारों तरफ शैडो प्रकट होती है और इविल सोल मास्टर्स पर अचानक असॉल्ट हो जाता है। ये देखकर वो इंस्टिंक्टिवली फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि श्रेक एकेडमी का ये अटैक इतना अचानक हुआ था कि कुछ ही पलों में 6-7 इविल सोल मास्टर्स हेविली इंजर्ड हो जाते हैं। तो वही नानगोंग वान पहले ही मरने की एक्टिंग कर रहा था और कुल मिलाकर उनकी 1/3 स्ट्रेंथ सीधे खत्म हो जाती है। और ये सब यूहाओ के ही प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि उसका गोल यही था कि बैटल जल्दी शुरू हो और जल्दी खत्म हो। होली गोस्ट चर्च के सुप्रीम लीडर और 6 कॉन्सिक्रेट्स कमांड टेंट में होने की वजह से बाहर की स्ट्रेंथ कम थी और यूहाओ इस चांस को छोड़ने वाला नहीं था। और हेवनली सोल एम्पायर का अटैक सिर्फ एक फेंट था, जो टाइम पर एक्सप्लोजन के बाद ही शुरू किया गया था, जबकि असली काम यूहाओ कर रहा था, जो क्वाइटली कमांड टेंट के बाहर एक पावरफुल स्पिरिचुअल बैरियर बना देता है ताकि सोल पावर और आवाज बाहर न जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम लीडर को कुछ भी पता चल जाता है तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी और यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इधर बैटलफील्ड में थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर को तुरंत सप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि सामने 2 ट्रांसेंडेंट डुओलुओ होते हैं, खासकर रैंक 97 की एल्डर सॉन्ग। हालांकि इविल सोल मास्टर्स की एबिलिटीज उन्हें किसी तरह जिंदा रहने में मदद करती है, तो वही थर्ड एल्डर अपने डार्क लाइटनिंग सोल टूल्स से बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ को बचाता है, लेकिन उसके स्ट्रॉन्गेस्ट सोल टूल्स टूटते चले जाते हैं और उसकी अंदर ही अंदर फट रही होती है। तो वहीं फोर्थ एल्डर की हालत और भी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो यान शाओजे से फाइट कर रहा होता है, जिसका रेडिएंट फिनिक्स लाइट और फायर का फ्यूजन होने की वजह से नेदर वर्ल्ड सोर्ड का नेचुरल काउंटर बन जाता है और इसकी वजह से फोर्थ एल्डर अपनी सोल पावर तक को बर्न कर देता है, लेकिन फिर भी उसका कल्टीवेशन लेवल गिरने लगता है। और इसी बीच श्रेक एकेडमी का आखिरी ट्रम्प कार्ड सामने आता है, आइस बियर किंग यानी लिटिल बाय, जो इमिटेशन से बाहर निकलते ही अपना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है, जिसे वो सिर्फ इविल सोल मास्टर्स तक ही सीमित रखता है। और अल्टीमेट आइस की टेरिफाइंग पावर के सामने वो सोल डुओलुओ लेवल के एनिमी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इस तरह पूरी बैटल में श्रेक एकेडमी पूरी तरह डोमिनेट करती है।